हाय फ्रेंड्स, आपकी यूट्यूब चैनल RTCC मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने जो है जीके यानी कि हिस्ट्री का वीडियो लेकर आपके सामने रूबरू हो गया हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जीके में। और एक चीज़ और है, आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर आप मेरा वीडियो सर्च नहीं कर पाते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ RTCC मैथ सर्च करिए, आपका वीडियो सर्च हो जाएगा। समझ गए? तो RTCC मैथ धीरे से सर्च करिएगा, एकदम धीरे से, हल्ला मत कीजिएगा, आराम से सर्च कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चीज़ें समझ गए? तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, तुगलक वंश पढ़ेंगे। तुगलक वंश में हम आपको बताएंगे कि तुगलक वंश में क्या क्या हुआ और कौन कौन से शासक ने मतलब शासन किए। करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट होंगे उन्हीं को हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में वो उन्हीं में से कुछ पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं तुगलक वंश। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बारी बारी से लाइन बाई लाइन बताते चलूँगा, समझाते भी चलूँगा मैं, क्योंकि मैं अगर लेक्चर देता हूँ ना, तो उसके बाद जो है फिर यहाँ पे दोबारा बताने में समय ज़्यादा लग जाता है। और दूसरी बात है, हमें समय से प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वीडियो लंबा होने के कारण। लंबा होने के कारण लोग जो है देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट ही कर देखते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे तुगलक वंश। यह 1320 से 1398 ईस्वी तक चला था। ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक जो था, इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। इसका इसने कर के रूप में 1/10 को भाग लेता था। इसने कठोर नीति का त्याग कर उदार नीति का प्रयोग किया था। यानी यह जो था कठोर नीति, यानी कि जो लोग ज़्यादा जो है अपने आप को कठोरता प्रदान करते थे, कठोर नीति का प्रयोग करके अपना काम करते थे, उसमें क्या इसने किया कि यह उदार नीति को अपना लिया। यानी कि कठोर नीति को इसने त्याग कर दिया, उदार नीति का प्रयोग कर लिया, लोगों से अच्छे ढंग से पेश कर आता था। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था, गाजी मलिक खां था। इसका वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक खां था। इसने दिल्ली का प्रथम शासक था। यह जो था दिल्ली का प्रथम शासक था, जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया था। ठीक है, सिंचाई के लिए नहर का निर्माण या प्रयोग किया था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि दिल्ली के सल्तनत में प्रथम शासक कौन था जिसने सिंचाई के लिए नहर का प्रयोग किया था? तो वह गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, इसकी मृत्यु अपने बेटा एमबीटी के द्वारा बनाए गए लकड़ी के काठ के वाली महल गिर जाने से हो गई थी। इस लकड़ी के काठ के महल गिर जाने से जो है एमबीटी के द्वारा बनाया गया था, उसके गिर जाने के बाद जो इसकी मृत्यु हो जाता है। बहुत सारे इतिहासकार का कहना है कि निजामुद्दीन औलिया जो था, एमबीटी का जो गुरु था, उसी का ये देश जो षड्यंत्र रचा हुआ था, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूज अभी दिल्ली दुरस्त है। ठीक है, ये चीज़ें बोला था, तो गयासुद्दीन तुगलक को थोड़ा सा उसके प्रति जो है संवेदनाएं जो थी नेगेटिव हो चुका था। और नेगेटिव होने के कारण और ज़्यादातर एमबीटी को जो है अपने हिसाब किताब से निजामुद्दीन औलिया चलाता था। तो इस बात से वो हर समय खुश नहीं रहता था, नाखुशी रहता था। और यहाँ तक कि निजामुद्दीन औलिया ने एमबीटी को जो है दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान भी घोषित कर दिया था। तो यहाँ पे बातें जो है थोड़ा सा बिगड़ गई थी। और बिगड़ने के कारण जो है, जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल बिहार अभियान से वापस आ रहा था, तो एमबीटी जो है लकड़ी का एक महल बनवाया था, लकड़ी के घर बनवाया था। उस घर में अपने पिता के स्वागत के लिए प्रवेश कराया था। और लकड़ी के महल के गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाता है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार का कहना है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण जो था, एमबीटी को सिर्फ बनाया गया था, लेकिन सबसे उसमें अहम भूमिका अदा करने वाला था निजामुद्दीन औलिया। कौन क्या था? निजामुद्दीन औलिया जो था, इसमें बहुत बड़ा अहम भूमिका अदा किया था। तो इसके बाद मर जाता, मतलब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होने के बाद जो है अगला सुल्तान एमबीटी बन जाता है, जिसको हम आज अभी पढ़ेंगे और उसको हम समझेंगे भी। चलिए तो आगे देखते हैं।
इस समय में औलिया ने भविष्यवाणी किया था, इसी के समय में निजामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी किया था कि दिल्ली का अगला सुल्तान एमबीटी बनेगा। कौन बनेगा? एमबीटी बनेगा। इसके बाद दिल्ली के गद्दी पर एमबीटी का शासनकाल आरंभ हो जाता है, दिल्ली के गद्दी पर एमबीटी बैठ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एमबीटी जो था दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था, मैं आपको आरंभ करता हूँ एमबीटी के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ध्यान गौर से समझिएगा। दिल्ली सल्तनत का यह ऐसा शासक था एमबीटी, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था। यह हर एक चीज़ में विद्वान था, इसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। या गणित हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, जीएस हो, चिकित्सक विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, सारी चीज़ का ज्ञाता था। और ये इतना पढ़ा लिखा था, इतना पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा होने के कारण जो है, और लोग जो थे उतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये पढ़ा लिखा हो भी है और लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, तो ऑटोमेटिक है इसका जो अनुशासन, इसका जो सिस्टम था, इससे लोग परेशान रहते थे। ठीक है। तो जब एमबीटी जब डेथ कर गया था, यानी मर गया था, एक्सपायर किया था, तो लोगों का कहना था कि लोगों को इससे छुटकारा मिला और एमबीटी को जो है लोगों से छुटकारा मिला था, ये कहा जाता है। बहुत सारे इतिहासकार का कहना है। एमबीटी जो मोहम्मद बिन तुगलक जिसको कहते हैं, इसका बचपन का नाम जो था जौना खां था, इसका वास्तविक नाम जौना खां था। ठीक है, या जौसा खां भी कहा जाता है। यह जो है एमबीटी जो है ये सबसे ज़्यादा परेशान रहता था। परेशान रहने का कारण ये था कि दक्षिण भारत से ज़्यादा आक्रमण होता था। दक्षिण भारत से आक्रमण होने के कारण जो है, या दक्षिण भारत के तरफ आक्रमण करने में इसको थोड़ा सा दिक्कतें होती थी। तो इसने क्या किया कि अपने राजधानी को देवगिरी ले जाने का प्लान बना लिया, क्योंकि इसको वहाँ से आना और वहाँ से जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था एमबीटी को। और लगने के कारण जो है एमबीटी जो है, उसने दिमाग में सेट किया कि क्यों ना अपना राजधानी जो है यहाँ से वहीं शिफ्ट कर दिया जाए। तो दिल्ली की जनताओं को इसने न्योता दे दिया कि सभी को जिसको भी चलना है वो देवगिरी चलने का प्लान बनाए, वहीं पे मैं अपना राजधानी शिफ्ट कर रहा हूँ। तो 2 साल तक उसने जो है अपना राजधानी देवगिरी में रखा, लेकिन वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब पुनः उस राजधानी को लेकर जो है वापस कहाँ आ गया? दिल्ली आ जाता है। एमबीटी ने अपने अपने शासनकाल में सांकेतिक मुद्रा चलाया, और एमबीटी के शासनकाल में जो है मोरक्को का निवासी इब्न बतूता भारत आया था। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आपको जवाब देना है, इब्न बतूता जो है भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, एमबीटी के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा, एमबीटी जो था, एमबीटी के शासनकाल में 2 नगर का उदय हुआ था। तो वो भी दक्षिण भारत में 2 नगर का उदय हुआ था। पहला नगर था विजयनगर साम्राज्य, जो हिंदू साम्राज्य था, और दूसरा था बहमनी साम्राज्य, जो मुस्लिम साम्राज्य था। ये 2 नगर का निर्माण हुआ था। एमबीटी के बारे में कहा जाता है कि एमबीटी जो था पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था? एमबीटी जो था पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। लेकिन इसने 3 जगह पे अधिकार नहीं कर पाया था। जो पहला है कश्मीर, दूसरा है बलूचिस्तान, और तीसरा जो है राजपूताना जो राइफ थी एरिया जो था, उस उन लोगों पर अधिकार नहीं कर पाया था ये। ठीक है। तो एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें पूछा जाता है उसे मैं आपको पहले ही हाईलाइट कर देता हूँ, और वो चीज़ को मैं आपके सामने बता देता हूँ। तो हम लोग जो है एमबीटी के बारे में इसी तरह से और भी आगे जानेंगे। तब तक मैं आपको बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है उसे मैं आपको समझा देता हूँ। यह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। इसके बचपन का नाम जौना खा या जौसा खा था। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। इसने दिल्ली से राजधानी देवगिरी ले गया था। मैं आपको सांकेतिक मुद्रा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। सांकेतिक मुद्रा क्या होता है? सांकेतिक मुद्रा एक होता है जिसमें एक संकेत के माध्यम से बताया जाता था। जैसे अभी का संकेत ऐसे करूँ तो आपको समझ में आ जाता है कि 2 रुपया है, ऐसे संकेत करूँ तो 1 रुपया है। समझ में आया? अगर ऐसे संकेत करूँ तो 5 रुपया है। यानी कि एक सांकेतिक रूप से मुद्रा बनाया गया था इसी के द्वारा। तो दिल्ली सल्तनत में यह प्रथम शासक था जिसने अपने शासनकाल में सांकेतिक मुद्रा चलाया था। क्या चलाया था? अपने शासनकाल में इसने क्या चलाया था? सांकेतिक मुद्रा चलाया था। तो चलिए हम और आगे देखते हैं इसी वीडियो में। चलिए देखिएगा,
हमने आपको यहाँ तक बता दिया था कि इसने दिल्ली से राजधानी देवगिरी ले गया था। देवगिरी को एक बात ध्यान रखिएगा, इसे दौलताबाद भी कहा जाता है, दौलताबाद, इसको दौलताबाद भी कहा जाता है। आगे इसने क्या किया था, इसके शासनकाल में सर्वाधिक सीमा का विस्तार हुआ था। इसके शासनकाल में सर्वाधिक सीमा का विस्तार हुआ था। इसी ने एक कृषि विभाग का गठन किया जिसका नाम था दीवान ए कोही। एक कृषि विभाग बनाया था। इस विभाग के थ्रू इसने क्या था कि लोगों को पहले जो है प्रोत्साहन देता था। प्रोत्साहन देने के बाद जो है उसे फिर जो है उसके प्रति जो है वो जो है गलत नीति का प्रयोग, यानी कि अच्छा ढंग से उन लोगों के साथ पेश नहीं आता था। पहले उस लोगों का मन जीत लेता था, उसके बाद उस जो है उन लोग को ऊपर चढ़ाई कर देता, मतलब करने का काम करता था। यह हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता था। यह हिंदुओं के त्योहार में क्या करता था, भाग लेता था। और याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम सुल्तान है। याद रख, दिमाग में खोपड़ी में नोट कर लीजिएगा, यह दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम सुल्तान है जिसने हिंदुओं के त्योहार में भाग लेना आरंभ किया था, क्योंकि इससे पहले किसी ने आरंभ नहीं किया था। आगे ध्यान देखिएगा, इसे रक्त पिपासु या पागल या स्वप्नशील सुल्तान कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है मैं आपके सामने अभी बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सपना अपने मन में देख लेता था उसे ये करने के लिए जो है ना उत्सुक हो जाता था, उसको ये करना शुरू कर देता था, लोगों को इसका हिस्सा बना देता था और ये करने मतलब उन लोगों से करवाता था और उसमें हानि होता था तो लोगों को इसमें भी नुकसान भुगतना पड़ता था। इसीलिए कहा जाता है कि यह स्वप्नशील सुल्तान था, यानी कि जो सपना देख लेता था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि यह आने वाले जो भविष्य की जो पीढ़ियां होती है उसके बारे में वो कई 100 साल पहले की चीज़ों को अपने से सोचने लगता था और सोचकर वो अभी से ही प्रयोग करने लगता था, अभी उस काम के पीछे करता था। तो इसने जो है बहुत बड़ा सा काम किया था, ऐसा बात नहीं है कि नहीं किया था, लेकिन हर चीज़ में ये असफल रहता था। यहाँ तक कृषि विभाग में भी काम इसने किया था, उस तरह का सिस्टम का फॉलो किया जिसमें असफल रह गया था। चीज समझे, यही कारण से इसे रक्त पिपासु या स्वप्नशील सुल्तान कहा जाता है, यानी कि जो मजदूर काम करते थे उसका वेतन तक नहीं देता था जब असफल हो जाता वो काम तब, समझे। और इसका जितने भी इसने सपने के रूप में जो भी देखा और जो भी किया वो सारा असफल ही रहा था, सफल नहीं रहा था। चीजें समझ में आ गया होगा। आगे, यह कर के रूप में 1/2 भाग लेता था। इसे रक्त पिपासु या स्वप्नशील सुल्तान कहा जाता है। इसके शासनकाल में मोरक्को निवासी इब्न बतूता, मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, वो 1333 ईस्वी में भारत में आया था। भारत में आने के बाद इससे जब मिला तो आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा अगर सुल्तान था तो एमबीटी था। और एमबीटी जो है मोरक्को के निवासी इब्न बतूता, जो भी बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था, विद्वान था, उससे जब मिला तो बहुत दिल इसका खुश हुआ। उससे खुश होने के कारण जो है एमबीटी जो है इब्न बतूता को अपना गाजी नियुक्त कर देता है। ध्यान दीजिएगा। तो इब्न बतूता जो है एक पुस्तक लिखता है, इसी के समय में रेहला नामक पुस्तक लिखता है। इसमें क्या करता है, इब्न बतूता एमबीटी की सारी जानकारियों को ये बताता है। चीजें समझ में आ रही है। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट, इसके समय में रेहला नामक पुस्तक लिखा गया था। इसके समय में ध्यान रखिएगा, इसी के समय में जो है दक्षिण भारत यहाँ लिखा हुआ है, दक्षिण भारत के 2 राज्य का उदय होता है। इसी एमबीटी के समय में दक्षिण भारत का 2 राज्य का उदय होता है। मैंने आपको बताया हूँ, एक पहला है विजयनगर साम्राज्य जो हिंदुओं का राज्य, हिंदुओं का साम्राज्य था, और बहमनी नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य जो मुस्लिमों का साम्राज्य विकसित हुआ था। तो चीज़ें यहाँ तक आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो एमबीटी जो था ये सारी कारनामे करता था। एमबीटी के समय में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसने सती प्रथा पर बैन लगाने का प्रयास किया था। इस मतलब अभिलेख, इसकी जानकारी जो है सती प्रथा की जानकारी, यानी सती के प्रथा के बारे में जानकारी जो है एरन अभिलेख से मिलता है। इसकी जानकारी किससे मिलता है, एरन अभिलेख से मिल जाता है। चीज़ें समझ में आ रही है। तो आपको मैंने बताया कि दक्षिण भारत में 2 राज्य का उदय हुआ, एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। तो यहाँ तक आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद जो है एमबीटी के बाद जो अगला सुल्तान बनता है FST, फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक होगा। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही चलता हूँ
और आपको नेक्स्ट वीडियो में FST के बारे में बताया जाएगा। FST आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया जाएगा। तो हमें उम्मीद है अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मुझे पता है कि आपका महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन आपको खुद पता है कि मैं आपको शॉर्ट उतना नहीं किया हूँ, लेकिन थोड़ा तो कर ही दिया हूँ, क्योंकि जो भी गलतियाँ तो मैं आपके सामने कह दिया, तो कर ही दिया हूँ। लेकिन आपकी जो भी कंटेंट है, जो ज़रूरत चीज़ें हैं, वो मैं आपको बोर्ड पर लिख दिया हूँ, जो आपके लिए लाभदायक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, दिल से अगर खुश हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने यानी कि शेयर करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।